Hello everyone, welcome to Exalt Education. I am your physics faculty Amit Sharma. Today we are going to start a very new interesting session which is about resonance condition of LCR series circuit. लास्ट सेशन के अंदर हमने LCR सीरीज सर्किट को समझा था. आज के सेशन में एक रेजोनेंस कंडीशन है, उसको बहुत ही ज्यादा डिटेल में हम समझने वाले हैं और ये भी टॉपिक भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. बट आपको पता है कि सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है. तो अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे न्यू है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ इस चैनल को, वीडियो को शेयर भी कर दें. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो आज के सेशन में किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? रेजोनेंस कंडीशन के बारे में. कौन सा रेजोनेंस कंडीशन? जो LCR सीरीज सर्किट के अंदर एक रेजोनेंस कंडीशन अकर होती है उसको डिटेल में समझेंगे. इससे पहले अगर मैं तुमसे लास्ट क्लास की बातें करूं कि LCR सीरीज सर्किट क्या होता है तो ये हमने पढ़ रखा है बहुत अच्छे से. LCR सीरीज सर्किट के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था भाई? ध्यान है, LCR यानी इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस, इन तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया था. किसके साथ? एक अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ EMF के साथ किया था क्या? और उसके अंदर फिर हमने इंपीडेंस कैलकुलेट किया था, करंट की इक्वेशन कैलकुलेट करी थी, हाँ, एंगल फाई जो था वो कैलकुलेट करा था. तो इसी से रिलेटेड एक और टर्म हमारा आ गया जिसमें हम रेजोनेंस कंडीशन को पढ़ने वाले हैं. अब एक बहुत ही छोटी सी बात करता हूं कि रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है. तो रेजोनेंस कंडीशन तब आती है जब तुम्हें मैक्सिमम करंट मिले, यानी कुछ ऐसी कंडीशन अकर हो जाए जिस कंडीशन पे तुम्हें मैक्सिमम करंट मिल रहा है, उस कंडीशन को तुम क्या कहोगे? रेजोनेंस कंडीशन कहोगे. अब ये रेजोनेंस कंडीशन कब होती है इसको समझो. देखो यहां पे एक लाइन भी लिखा हुआ है ना, क्या लिख रहा है यहां पे? ध्यान से देखो. A series LCR circuit is said to be in resonance condition when the current through it has its maximum value. यानी जब हमें मैक्सिमम करंट मिल रहा है ना सर्किट में, तब हम कहेंगे भाई वो कौन से कंडीशन पे हमारा LCR सर्किट? एक रेजोनेंस कंडीशन पे है. ठीक है, अब सिंपल सी बात समझो कि मैक्सिमम करंट कब मिलेगा? जब रेजिस्टेंस कम होगा. और अगर मैं LCR सर्किट की बात करूं तो LCR सर्किट में रेजिस्टेंस वाला फैक्टर क्या होता है? इंपीडेंस. यानी जब मेरा Z मिनिमम होगा, यानी कि इंपीडेंस अगर मेरा मिनिमम होगा, ठीक है, मान लो ये Z है, जब मेरा Z मिनिमम होगा उस कंडीशन में मेरा I क्या होगा? मैक्सिमम. यानी कुछ ऐसा हो जाए कि किसी तरीके से मेरा इंपीडेंस मिनिमम हो जाए, तो इंपीडेंस के मिनिमम होते ही करंट क्या मिल जाएगा मुझे? मैक्सिमम. ठीक है, इंपीडेंस का फॉर्मूला तो हमें रटा हुआ है. हाँ, इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. ठीक है, अब मैं तुमसे यहां कहूं इफ XL बराबर XC, XL किसके बराबर हो गया? XC के बराबर हो गया. तो अगर XL और XC दोनों बराबर हैं तो Z इक्वल्स टू क्या आएगा? ये दोनों तो XL माइनस XC, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए तो इनकी वैल्यू जब दोनों को माइनस करोगे जीरो होगा. तो Z इक्वल्स टू क्या आएगा? अंडर रूट R स्क्वायर, यानी कि Z इक्वल्स टू R. Z इक्वल्स टू क्या है? R. और ये हमारा जो Z है क्या है? मिनिमम Z है. Z मिनिमम, यानी मिनिमम इंपीडेंस कब होगा? मिनिमम इंपीडेंस तब होगा जब तुम XL को किसके बराबर कर दो? XC के बराबर कर दो. अगर किसी तरीके से तुम्हारा XL यानी इंडक्टिव रिएक्टेंट किसके बराबर हो जाए? कैपेसिटिव रिएक्टेंट के बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन पे जो हमारा इंपीडेंस होता है वो मिनिमम हो जाता है. और इंपीडेंस जब मिनिमम हो गया तो ऑब्वियसली तुम्हें करंट क्या मिलेगा? मैक्सिमम. क्यों? क्योंकि I इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा है? तो I इक्वल्स टू हमने पढ़ा है E इक्वल्स टू Z. तो जब हमारा Z मिनिमम हो जाएगा तो I क्या हो जाएगा? I विल बी मैक्सिमम. क्लियर? अब बात तो आगे समझ में कि भाई हमें क्या करना है? रेजोनेंस कंडीशन के अंदर XL को किसके बराबर करना है? XC के बराबर करना है. अब ये XL बराबर XC होगा कब? किस तरीके से होगा? चलो वो भी समझते हैं जरा. अगर एक बहुत ही छोटी सी बात हम यहां पे समझे तो XL किसके बराबर है? XC के बराबर, तभी हमें Z मिनिमम मिलेगा. अब XL बराबर XC, क्या मैं XL को ओमेगा लिख सकता हूं? और क्या मैं XC को 1 अपॉन ओमेगा से लिखता हूं? क्योंकि यह फॉर्मूला होता है और हमें पता है. तो XC इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन ओमेगा C. अगर मैं ओमेगा को दूसरी तरफ खिसका दूं तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा. तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन LC होगा क्या?
तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन एलसी हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या आएगा, अंडर रूट एलसी। मिला क्या? एंड व्हाट इज दिस ओमेगा? ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी और इसे कहते हैं रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बात आई समझ में? यानी अगर तुम्हारी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो उस कंडीशन पे रेजोनेंस कंडीशन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी 1 अपॉन अंडर रूट एलसी के बराबर हो गई ना, तो उस कंडीशन में एक्सएल किसके बराबर हो जाएगा? एक्ससी के बराबर हो जाएगा। और जब तुम्हारा एक्सएल एक्ससी के बराबर हो जाएगा तो वहां पे इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा, और इंपीडेंस मिनिमम हो गया तो करंट क्या मिला? मैक्सिमम। और मैक्सिमम करंट मिलना ही क्या है? रेजोनेंट कंडीशन है। बात आ गई समझ में? तो दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज व्हाट? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्लियर? यानी जब तुम्हारी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी व्हेन अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं मैं, अप्लाइड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, then this condition is known as what? रेजोनेंट कंडीशन। इस कंडीशन पे तुम्हारा क्या होगा? रेजोनेंस अकर होगा, रेजोनेंस विल अकर। क्लियर? बात आई समझ में? तो बहुत अच्छे से समझ लेना, रेजोनेंट कंडीशन कब होगा? when our applied angular frequency is equal to the resonant angular frequency, then this is the condition of resonant। चलो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं भाई। ओमेगा आर इज योर एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एलसी। एंड व्हाट इज दिस ओमेगा? रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? 2 पाई एफ लिख सकते हैं क्या भाई? ओमेगा, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी, जिसे हम 1 अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं? एफ। तो 2 पाई एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एलसी। तो एफ इक्वल्स टू व्हाट? 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एलसी। दिस इज योर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। दिस इज व्हाट? दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा आर इज व्हाट? रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर? यानी अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन सी एंड रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन अंडर रूट एल अपॉन एल सी। क्लियर? तो ये दोनों फॉर्मूले हमें ध्यान रखने हैं। क्लियर है? चलो अब आगे सब बढ़ते हैं और कुछ और चीजें समझते हैं। अब हमें ये तो पता लग गया रेजोनेंट कंडीशन कब होगा? व्हेन अवर अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज अप्लाइड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्लियर? चलो ये ग्राफ है, यहां पे इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखो। ये करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में बनाया गया ग्राफ है। ठीक है? ये करंट है और यहां पे क्या है? फ्रीक्वेंसी। इसके बीच में ग्राफ बनाया गया है एंड दिस इज योर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो देखो मान लो ये मैंने कहा एफ आर। व्हाट इज दिस एफ आर? एफ आर इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या मुझे पीक वैल्यू मिल रही है? क्या मैक्सिमम करंट मिल रहा है ना? आई नॉट मान लेते हैं, आई मैक्स। ओके, तो ये जो है हमारा क्या है? रेजोनेंट कंडीशन है। इसके बाद इस फ्रीक्वेंसी से, चाहे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद अगर मैं अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाता भी हूं, देख रहे हो फ्रीक्वेंसी मैं अपनी बढ़ाऊं चाहे मैं अपनी फ्रीक्वेंसी घटाऊं, मेरा करंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यानी कि किसी कंडीशन के अंदर सिर्फ एक ही वो फ्रीक्वेंसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी पे तुम्हें मैक्सिमम करंट मिलता है। उसके बाद अगर तुम अपनी फ्रीक्वेंसी को उससे कम करो या ज्यादा करो, बात आएगी समझ में? चाहे तुम उस फ्रीक्वेंसी से कम करो अपनी फ्रीक्वेंसी को, चाहे ज्यादा करो, दोनों कंडीशन में करंट विल डिक्रीज। यानी करंट विल अटेंड अ मैक्सिमम वैल्यू ओनली अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी विच इज नोन एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर मैं यहां एंगुलर फ्रीक्वेंसी बनाता तो यहां ओमेगा आर कर देता। क्लियर?
बात आई समझ में? तो ये हमें समझ में आ गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का टर्म, रेजोनेंस कंडीशन का टर्म। चलो अब और आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है रेडियो ट्यूनिंग। अब रेडियो ट्यूनिंग, रेडियो वगैरह जब देखे होगे ना तो हर एक का एक चैनल होता है, उस चैनल की फ्रीक्वेंसी होती है 98.3, 95, 95.7। ऐसे तुम लोगों ने कई एफएम देखे होंगे, कई रेडियो चैनल्स देखे होंगे जिनकी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है। तो वो जिस फिनोमिना पे काम करते हैं उसको कहते हैं रेडियो ट्यूनिंग। तो रेडियो ट्यूनिंग के अंदर अगर मैं कहूं कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो अभी हमने पढ़ा ना, रेजोनेंस कंडीशन, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब ध्यान से समझना है। जैसे टीवी वगैरह के एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं, बहुत इजी है ये। अगर मान लो कोई भी चैनल तुम देखते हो ना, तो उस चैनल के ऊपर तुम्हें रेजोनेंट कंडीशन जनरेट करनी होती है, तभी वो चैनल तुम देख रहे हो। मान लो जैसे मैं यहां पे एक ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, किसके बीच में, करंट और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में। ठीक है, मान लो अभी ये मेरा रेजोनेंट कंडीशन यहां पे बन रहा होगा। ठीक है, मैंने कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ले ली यहां पे, मान लो ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5। इस तरीके से मैंने कुछ स्पेसिफिक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ले लिया। ठीक है, अब मान लो कोई चैनल है जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2, यानी ये ओमेगा 2 पे ही तुम्हें दिखेगा और रेडियो के टर्म में मान लो सुनाई देगा। तो तुम्हें अपना जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है उसको किसके बराबर करना पड़ेगा, ओमेगा 2 पे। यानी रेजोनेंस कंडीशन कहां जनरेट करना होगा, ओमेगा 2 पे। यानी अभी ओमेगा 2 पे कौन सी फ्रीक्वेंसी है तुम्हारी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। क्लियर? तो वो चैनल तुम्हें यहां पे दिखाई दे रहा होगा या सुनाई दे रहा होगा। अब मान लो कोई दूसरा चैनल तुम्हें चेंज करना है और तुम्हें पता है उस चैनल की जो फ्रीक्वेंसी है वो मान लो कितनी है, ओमेगा 4 है। यानी वो चैनल है वो कहां पे आ रहा है, ओमेगा 4 फ्रीक्वेंसी पे है। तो ये जो रेजोनेंट कंडीशन जो ओमेगा 2 पे बन रहा है उसे शिफ्ट करना पड़ेगा तुम्हें कहां, ओमेगा 4। तो कैसे शिफ्ट करोगे, तो शिफ्ट करने के लिए तुम्हारे हाथ में है एक रिमोट। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा क्या, ओमेगा आर इक्वल्स टू 1/√LC। तो ये एल और सी वेरिएबल होते हैं। जब तुम रिमोट पे बटन प्रेस करते हो ना तो वहां से इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, और जैसे ही वैल्यू चेंज हुई, जो पहले हमारा ओमेगा आर ओमेगा 2 पे था ना, अब तुम्हें जो फ्रीक्वेंसी देखनी थी वो तुमने बटन वहां पे प्रेस किया, और बटन प्रेस करते ही जो रेजोनेंट कंडीशन है वो ओमेगा 2 से शिफ्ट होके कहां चली जाएगी भाई, ओमेगा 4 पे चली गई, और तुम्हें वो चैनल दिखाई देगा या रेडियो के टर्म में मान लो वो सुनाई देगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम चैनल चेंज करते हैं या चैनल को शिफ्ट करते हैं। कैसे? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करके। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैसे शिफ्ट करते हैं, तो भाई हमारे पास एक फॉर्मूला है, ओमेगा आर इक्वल्स टू 1/√LC। ठीक है, रिमोट में बटन प्रेस करो और जैसे ही रिमोट में तुम बटन प्रेस करोगे तुम LC की वैल्यू चेंज कर रहे हो, और चेंज करते ही तुम्हारा जो रेजोनेंट टर्म है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, वो शिफ्ट हो जाएगा दूसरी जगह। क्लियर? और वो चैनल तुम्हें दिखाई या सुनाई देगा। तो दिस इज हाउ रेडियो ट्यूनिंग वर्क। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक शार्पनेस। अब शार्पनेस क्या है, तो शार्पनेस के लिए एक चीज समझो ध्यान से। मान लो एक्चुअली में होता क्या है, जैसे मान लो मैंने कोई कर्व बनाया। ठीक है, ये कर्व में क्या होता है ना, दिस इज योर पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड दिस इज योर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मान लेते हैं ओमेगा आर। क्लियर? अब होता क्या है शार्पनेस में, क्या होता है, कई बार तुमने देखा होगा रेडियो में जब चैनल तुमने ऑन किया ना तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है। क्या आता है, डिस्टरबेंस आ जाता है ना, थोड़ी सी आवाज जो होती है उसमें कुछ मिक्सअप हो जाता है, थोड़ा डिस्टरबेंस आता है। तो वो डिस्टरबेंस का जो मेन रीजन है ना, वो मेन रीजन है कि ग्राफ का या रेजोनेंट कंडीशन में जो ग्राफ बन रहा है उसका कम शार्प होना। अगर कोई भी ग्राफ जितना कम शार्प होगा उसका क्वालिटी फैक्टर उतना कम होगा, यानी उसमें डिस्टरबेंस उतना ज्यादा होगा। होता क्या है एक्चुअली में कि मान लो मैंने यहां पे कहा पावर P है। ठीक है, और ये मैंने कहा P/2 हाफ पावर। ठीक है, तो हाफ पावर के रेंज में जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ना तुम्हारी, वो कैच कर जाती है, कभी कभी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के साथ मिक्सअप हो जाती है। ठीक है, और जिसकी वजह से डिस्टरबेंस हो जाता है। लेकिन अभी मान लो मेरी तरफ देखना, मान लो ये कोई कर्व ऐसा है। ठीक है,
तो इसका डिस्टरबेंस ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं इसे शार्प कर दूं तो क्या होगा भाई, ये डिस्टरबेंस कम होता रहेगा क्या, यानी जो रेजोनेंट कंडीशन है, जैसे ये देखो ये इसकी बात करते हैं। ये देखो ये वाला जो कर्व है ना R2, ये मान लो ये सेकंड कर्व और ये फर्स्ट कर्व। तो फर्स्ट कर्व और सेकंड कर्व में तुम्हें दिख रहा होगा कि सेकंड कर्व जो है वो ज्यादा शार्प है। फर्स्ट वाला ऐसे, सेकंड वाला थोड़ा ऊपर चला गया तो ऐसा हो गया, यानी उसका जो शार्पनेस है वो क्या हुआ भाई, बढ़ गया, ज्यादा शार्प हो गया। तो शार्पनेस बढ़ने से ना क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज हो जाता है, डिस्टरबेंस कम हो जाता है, ये चीज ध्यान रखना। हाँ, अब एक चीज और देखो, जैसे यहां पे R1 और R2 क्या है, इन दोनों कर्व को अगर देखोगे तो दोनों की जो पीक वैल्यू है वो सेम फ्रीक्वेंसी पे अटेंड कर रही है। यानी इस कर्व ने अपना मैक्सिमम करंट यहां पे अटेंड किया, इसे मान लेते हैं I1, और इस कर्व ने अपना मैक्सिमम करंट यहां पे अटेंड किया, जिसे मान लेते हैं I2। क्लियर? एक ने अपना मैक्सिमम करंट I1 पे अटेंड किया और दूसरे ने जो अपना मैक्सिमम करंट है वो I2 पे अटेंड किया। क्लियर है क्या? और दोनों की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन दोनों में देखोगे क्या है कि भाई एक का शार्पनेस ज्यादा है, एक ने ज्यादा पीक वैल्यू अटेंड करी और एक ने कम पीक वैल्यू अटेंड करी। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि भाई R2 R1 जो है ना हमारा, ये रेजिस्टेंस है, और R1 रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, R2 के कंपैरिजन में। तो अगर तुम्हें शार्पनेस बढ़ाना है, ठीक है, डिस्टरबेंस कम करना है, क्वालिटी फैक्टर बढ़ाना है, तो क्या करो, रेजिस्टेंस को कम कर दो। रेजिस्टेंस कम करोगे तो पीक वैल्यू जो करंट क्या है, जो पहले यहां बन रहा था अब वो यहां बनेगा, तो ऑब्वियसली करंट बढ़ गया तो डिस्टरबेंस क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शार्पनेस भी कर्व का बढ़ गया है। क्लियर? तो ये चीजें ध्यान रखनी है तुम्हें। अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, और आगे बढ़ने पे आता है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ देखो क्या है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट देखो। मान लो ये तो हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, FC इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये F1 और F2 वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पे मान लो वैल्यू हमें सेम मिल रही है। जैसे मैंने बताया यहाँ का पावर P है और यहाँ का पावर क्या है, P/2। क्लियर? हाफ पावर। तो हाफ पावर के रेंज में जो फ्रीक्वेंसी है उनका डिस्टरबेंस हमें सुनाई देता है। तो इस रेंज में जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, जितनी भी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी आ रही है क्या, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं। तो इन सभी फ्रीक्वेंसी का जो बैंड है ना, ये फ्रीक्वेंसी का जो बैंड है, उस बैंड की जो ब्रेथ है उसको क्या कहते हैं, बैंडविड्थ। यानी यहां से यहां तक जो इसकी ब्रेथ है, दिस ब्रेथ इज कॉल्ड बैंडविड्थ। इसको क्या कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं। अच्छा, अगर मैं यहां पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखूं तो ये बन जाएगा ओमेगा आर। ये तो सिंपल फ्रीक्वेंसी FC, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में टर्न करूं तो ओमेगा आर, ये बन गया मेरा ओमेगा 1 और ये बन गया मेरा ओमेगा 2। क्लियर? तो बैंडविड्थ क्या होगा, बैंडविड्थ होता है भाई हमारा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। भाई यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस अगर मैं कहूं तुम्हें, ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या है, ओमेगा 1, और यहां से पूरा यहां तक क्या है, ओमेगा 2। तो अगर मैं ओमेगा 2 में से ओमेगा 1 को माइनस करूंगा तो क्या मुझे ये वाला टर्म मिलेगा, क्या ये और ये जो यहां से यहां तक की ब्रेथ है, इसी को हम क्या कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं। क्लियर है? तो बैंडविड्थ इज व्हाट, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। क्लियर? अब इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं भाई, मान लेते हैं यहां से यहां तक इसे डेल्टा ओमेगा, डेल्टा ओमेगा इज व्हाट, ओमेगा आर माइनस ओमेगा 1। अब जितना ब्रेथ ये होगा ना उतना ही ब्रेथ ये भी होगा, दोनों सेम होंगे। तो बैंडविड्थ यानी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज 2 डेल्टा ओमेगा। क्लियर? इसको ऐसे भी तुम पुट कर सकते हो। तो दिस इज योर बैंडविड्थ। नेक्स्ट आता है तुम्हारा क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर अभी बताया, शार्पनेस को अगर तुम इंक्रीज करोगे, रेजिस्टेंस डिक्रीज करो तो शार्पनेस बढ़ गया, तो शार्पनेस बढ़ गया तो क्वालिटी फैक्टर क्या हुआ, बढ़ जाएगा। अब इस क्वालिटी फैक्टर को मैथमेटिकली भी हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं देखो, तो क्वालिटी फैक्टर होता क्या है, तो क्वालिटी फैक्टर को ना दो तरीके से समझ सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला समझो। तो क्वालिटी फैक्टर रेशियो, क्वालिटी फैक्टर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो क्वालिटी फैक्टर को हम रेशियो से कैलकुलेट कर सकते हैं। किस किस का रेशियो, तो जो हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा आर, और जो हमारा बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ हमारा क्या था, 2 डेल्टा ओमेगा। तो इन दोनों का जो रेशियो है ना, इस रेशियो से भी हम किसे कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, क्वालिटी फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ।
इससे तुम किसी भी एलसीआर सीरीज सर्किट का जो रेजोनेंट कंडीशन पे क्वालिटी फैक्टर है उसे तुम कैलकुलेट कर सकते हो। इसका एक और फॉर्मूला होता है, उसे भी समझो अच्छे से। एक और फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ध्यान समझना। क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला होता है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल और सी, यानी जो इंडक्टर है और जो कैपेसिटर है। ऑब्वियसली हम ये सारी कंडीशन किसके अंदर पढ़ रहे हैं, सीरीज एलसीआर के अंदर पढ़ रहे हैं ना। तो वहां जो हमारा इंडक्टर या कैपेसिटर है उसके अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा अपॉन में अप्लाइड वोल्टेज, इन दोनों का जो रेशियो होता है, दिस रेशियो इज आल्सो नोन एज क्वालिटी फैक्टर। वहां से भी हम क्वालिटी फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल, तो हम क्या लिख सकते हैं, वी एल, और वी एल इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू एक्स एल, या फिर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इज व्हाट, आई एक्स सी। ठीक है, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, आई एक्स एल, और वोल्टेज ड्रॉप अप्लाइड वोल्टेज इज व्हाट, आई आर। क्लियर, वही लिखा हुआ है तुम्हारा आई इंटू एक्सएल। एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, तो एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, पता है ना हमें। तो आई इंटू ओमेगा एल अपॉन में आई आर, और ये जो ओमेगा है हमें रेजोनेंट कंडीशन वाला लेके चलना है, क्योंकि ये जो भी क्वालिटी फैक्टर पढ़ रहे हैं हम रेजोनेंट कंडीशन पे पढ़ रहे हैं। तो ओमेगा के साथ यहाँ पे ओमेगा आर लगा दिया। तो ध्यान से देखो, वही लिखा है आई इंटू ओमेगा आर एल अपॉन में आर आई। तो आई से आई हम उड़ा देंगे, ये वाला टर्म बचा, और इस वाले टर्म को हम फर्दर सॉल्व करेंगे। हमें पता है ओमेगा आर इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो उसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद फाइनली जो क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला मिलेगा, वो क्या मिलेगा भाई, Q इक्वल्स टू 1 अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी। तो इस फॉर्मूले से भी हम क्वालिटी फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, तो क्वालिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला तो ये है ही, और दूसरा फॉर्मूला और क्या देखा हमने, क्या, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन में 2 डेल्टा ओमेगा। और ये दोनों फॉर्मूले एक ही है, मैं बताऊं तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। जब इसको भी फर्दर तुम सॉल्व करोगे ना, यू विल गेट दिस फॉर्मूला। क्लियर, तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना है। तो बात आगे समझ में। तो आज हमने रेजोनेंट कंडीशन को बहुत अच्छे से समझ लिया। एक बार फटाफट से 1 मिनट के अंदर ओवरव्यू करते हैं। तो रेजोनेंट कंडीशन क्या होता है, ये वो कंडीशन होता है जिस कंडीशन पे हमें पीक वैल्यू ऑफ करंट अटेंड हो, हाँ, मैक्सिमम करंट मिले। और मैक्सिमम करंट कब मिलता है, जब जेड मिनिमम हो। और जेड मिनिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सएल को किसके बराबर करना पड़ेगा, एक्ससी के बराबर। अब ये सब होगा कब, तो ये सब तब होगा जब तुम्हारी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। जब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में तुम्हारा क्या हो, एक रेजोनेंट कंडीशन अकर हो जाता है, यानी मैक्सिमम करंट तुम्हें वहां पे मिलता है। क्लियर। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा, तो भाई इसके बाद हमने पढ़ा शार्पनेस, क्वालिटी फैक्टर जो भी अभी पढ़ा। तो शार्पनेस क्या होता है, अगर रेजिस्टेंस तुम डिक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली ग्राफ का शार्पनेस बढ़ेगा, और ग्राफ का शार्पनेस बढ़ेगा तो क्वालिटी फैक्टर इनहेंस होगा, डिस्टर्बेंस कम होगा। क्लियर। और क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला अभी स्क्रीन पे ही हमारे सामने क्या है, Q इक्वल्स टू 1 अपॉन R और अंडर रूट एल अपॉन सी। और दूसरा जो फॉर्मूला क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन में बैंडविड्थ। क्लियर है क्या, बात आई समझ में। तो आज के सेशन में हम यहीं तक रखते हैं। आज के सेशन में रेजोनेंस कंडीशन को बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। नेक्स्ट सेशन इससे भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट सेशन के अंदर ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको लेके आने वाले हैं। तो अगर ये सेशन आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर भी करना है। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो क्योंकि एग्जाम हमारे काफी पास है। तो पढ़ते रहो। अगर कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय।